हाय गाइस। जय हिंद साथियों। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। गाइस, आज नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ है। कल वाला चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज इस चैप्टर में लगभग 80 या 90 क्वेश्चन है। आज ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वेल्डिंग की स्थिति है संकेत। ठीक है गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गाइस, वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करा करो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सील्ड आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कितनी डिग्री पर झुकी रहता है। कह रहा सील्ड आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कितनी डिग्री पर झुका रहता है। कितने डिग्री पर झुका रहता है? 20 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 20 डिग्री पर। ALP CVT 2 पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो सील्ड आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कितनी डिग्री पर झुका रहता है? 20 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। कह रहा है सील्ड आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को इस प्रकार पकड़ना चाहिए जिससे वेल्डिंग बीड आसानी से दिखती रहे, इसलिए सील्ड आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड 20 डिग्री पर झुका रहता है। कह रहा है सील्ड आर्क वेल्डिंग के लिए सामान्य प्रयोग की जाने वाली स्थिति। सामान्य प्रयोग की जाने वाली स्थिति क्या है? फ्लैट या स्पॉट स्थिति। फ्लैट या स्पॉट स्थिति। कह रहा है सील्ड आर्क वेल्डिंग में अच्छी बीड प्राप्त करने के लिए वे वेल्डिंग फ्लैट या स्पॉट स्थिति में की जाती है, जिसमें वेल्डिंग के स्लोप का कोण 10 डिग्री से अधिक नहीं होता। वेल्डिंग की किस स्थिति में धातु ऊपर की ओर जमाई जाती है? किसमें? समतल स्थिति में। तो किस स्थिति में? समतल स्थिति में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कह रहा समतल स्थिति में यह सबसे अच्छी प्रचलित स्थिति है। इसमें वेल्डिंग के स्लोप का कोण 10 डिग्री से अधिक नहीं होता। यह वेल्डिंग करने की सबसे आसान स्थिति है क्योंकि इसमें वेल्ड धातु ऊपर की ओर जमाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा चित्र एक्स में अंकित भाग क्या दर्शाता है? तो अंकित भाग क्या दिखाता है? फेस वेल्ड। क्या दिखाता है? फेस वेल्ड। RRB मुंबई भोपाल, मुंबई में और भोपाल दो जगह आया हुआ। ALP 2003 का क्वेश्चन है। चित्र एक्स में अंकित भाग दर्शाता क्या है? वेल्ड फेस। वेल्डिंग का फेस दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेल्डिंग की ऊर्ध्वधारा ऊर्ध्वधार स्थिति में घुमाव कोण होता है। कितना होता है? यानी कि इस प्रकार की बात कर रहा है। जब इस प्रकार घूमते हैं तो वेल्डिंग का कोण कितना होता है? ऊर्ध्वधार, यानी कि ऐसे गाइस, इस स्थिति में, इस स्थिति में सीधी सीधी ये कौन कौन सी है? इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। तो इस प्रकार से वेल्डिंग की जाती है इसमें। तो यही पूछ रहा है, वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति में घुमाव कोण कितना हो रहा है? 0 से 180। कितना होता है? 0 से 180 डिग्री का कोण बनता है सीधी लाइन पे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कितनी डिग्री का कोण बनता है? 180। वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति में घुमाव कोण 0 से 180 तक का होता है। कितना? 0 से 180 तक का होता है। चित्र बना के भी समझा रखा है। इस स्थिति में फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में वेल्डिंग कौन सी स्थिति में दर्शाई गई है? तो ये कौन सी स्थिति है? इसको बोल ऊर्ध्वाधर स्थिति, यानी कि हॉरिजेंटल। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर जो दिया गया था उसी का सेम पूछा है। यानी कि फ्लैट, एक फ्लैट वो दे दी है मेटल, और बिल्कुल फ्लैट मेटल है। फ्लैट मेटल और इसमें इस प्रकार से वो खड़ा करके और वेल्डिंग की जा रही है। यानी कि मेटल इस प्रकार से रखा हुआ है। चित्र में दिख ऐसे रहा है, इस प्रकार से रखा हुआ, और यहाँ पे इसमें वेल्डिंग वेल्डिंग हो रही है। तो ये कौन सी वेल्डिंग है? ऊर्ध्वाधर स्थिति। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कह रहा उपरोक्त चित्र में वेल्डिंग में ऊर्ध्वाधर स्थिति में दर्शाया गया है। ऊर्ध्वाधर स्थिति वेल्डिंग बीड को स्लैब 45 डिग्री से अधिक तथा वेल्ड रोटेशन 0 से 180 तक होता है। कह रहा सिरों पर स्थिति में वेल्ड वस्तु डैश भरनी पड़ती है। सिरों पर स्थिति में नीचे से ऊपर, यानी कि सिरों पर स्थिति कौन सी होती है? ओवरहेड की बात कर रहा है ये। ओवरहेड नीचे से ऊपर की ओर होती है, ओवरहेड। कह रहा सिरों पर स्थिति में वेल्ड धातु नीचे से नीचे की ओर
वेल्ड धातु नीचे की ओर भरनी पड़ती है। सिरों पर स्थिति में वेल्डिंग बीड का स्लोप 45 डिग्री से अधिक नहीं पहुंचता और रोटेशन सदैव 90 डिग्री से अधिक होता है। यानी सिरों पर इसलिए बोला क्योंकि सिर से ऊपर होती है, हॉरिजेंट ओवरहेड, इसलिए इसको बोलते हैं सिरोपरी। देखो चित्र में वेल्डिंग कौन सी स्थिति, तो ये कौन सी स्थिति है, सिरोपरी, यानी कि मेटल ऊपर है, ऐसे बना हुआ है। अब कोई नीचे से इलेक्ट्रोड लगाएगा और जब वेल्डिंग करेगा ऐसे, जब इसमें वेल्डिंग करेगा नीचे से, यानी कि ऐसे ऊपर दिखेगी, सिर से ऊपर जाएगी ये, तो सिरोपरी वेल्डिंग होता है ऐसे। ओवरहेड वेल्डिंग को हिंदी में ना बोलते सिरोपरी। उपरोक्त चित्र में वेल्डिंग की सिरोपरी स्थिति दर्शाई गई है। इसमें फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना अधिक सुविधाजनक रहता है। यह वेल्डिंग करने की सबसे कठिन स्थिति है। यह स्थिति में वेल्डिंग करने के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिल्कुल कठिन स्थिति है। ओवर हेड की जो वेल्डिंग है वो हर कोई नहीं कर सकता, उसमें कोई एकदम कुशल कारीगर ही इसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ड्राइंग के विशिष्ट भाग को दर्शाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाती है। किसी ड्राइंग के विशिष्ट भाव को दर्शाने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति, प्राचीन शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति और मानक संकेतों द्वारा अभिव्यक्ति। यानी कि शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति होनी चाहिए प्राचीन, और मानक संकेतों द्वारा अभिव्यक्ति यानी कि वर्तमान। किसी भी ड्राइंग की विशिष्ट भागों को दर्शाने के लिए ये दो चीज़ों की आवश्यकता जरूरी होती है, शब्दों का अभिव्यक्ति और मानक संकेत द्वारा अभिव्यक्ति। यानी ए ऑप्शन और बी दोनों राइट है। ARRB गोरखपुर ALP 2002 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेल्ड जोड़ के ड्राइंग में विशिष्ट मूल भाग निम्न है। शब्दों की अभिव्यक्ति, मानक संकेतों द्वारा अभिव्यक्ति। ED का क्वेश्चन है ये, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। वेल्ड जोड़ के ड्राइंग के विशिष्ट मूल भाग निम्नलिखित है। शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति, मानक संकेतों द्वारा अभिव्यक्ति, संकेतिक रेखाएं, प्रारंभिक वेल्ड चिन्ह, माप तथा अन्य सामग्री और वेल्ड साफ करने की विधि के चिन्ह। निम्न में से किसकी सहायता से कम स्थान में अधिक जानकारी दी जानी संभव है। निम्न में से किसकी सहायता से कम स्थान में अधिक जानकारी दी जानी संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए, मानक संकेतों द्वारा, यानी कि मानक संकेतों द्वारा, यानी संकेतों के द्वारा क्या होगा, कम स्थान में अधिक जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि चिन्ह बना बना के तो उसमें क्या है, लिखना कम पड़ेगा, चिन्ह से ही आदमी समझ जाएगा। यानी कि संकेत, उसे हम संकेत के थ्रू मतलब यानी कि कुछ हम उसकी लाइन ना लिख के, कुछ लिख के ना उसका संकेत दर्शा देंगे। संकेत से क्या होगा, संकेत से हम थोड़ी जगह में ज़्यादा चीज़ों को समझा सकते हैं। तो वेल्डिंग के मानक संकेत द्वारा सहायता से कम स्थान में अधिक जानकारी दी जा सकती है। इस विधि के द्वारा जोड़ की पूरी जानकारी दी जा सकती है। उद्योग में किसी भी वस्तु के निर्माण हेतु वेल्डर को निम्न में से क्या दिया जाता है। उद्योग में किसी भी वस्तु के निर्माण हेतु वेल्डर को निम्न में से क्या दिया जाता है। तो ड्राइंग और ब्लूप्रिंट, क्या दिया जाता है, ड्राइंग और ब्लूप्रिंट, यानी कि ए और बी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। उद्योग में किसी भी धातु के निर्माण के लिए उसकी ड्राइंग या ब्लूप्रिंट वेल्डर को दिए जाते हैं, जिसकी सहायता से जोड़ का आकार, स्थान तथा रूप के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। पहले इन सभी जानकारियों के लिए ड्राइंग पर कुछ शब्द लिख दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा मूल वेल्ड संकेत मूल्य होते हैं। मूल वेल्ड संकेत मूलतः होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे रेखाचित्र। मूल वेल्ड संकेत क्या होते हैं, छोटे छोटे रेखाचित्र। ड्राइंग पर कम जगह होने के कारण शब्द लिखकर निर्देश देने की अधूरी तथा कम जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए आजकल जोड़ लगाने के लिए पूर्ण जानकारी देने के लिए मूल वेल्ड संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यह वेल्ड संकेत मूलतः छोटे छोटे रेखाचित्र होते हैं। वेल्ड के आकार के अनुसार प्रयोग किए जाने वाले संकेत कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, संपूरक। कैसे कहलाते हैं, वेल्ड के आकार के अनुसार प्रयोग की जाने वाले संकेत कैसे कहलाते हैं, संपूरक। नहीं, प्रारंभिक संकेत। वेल्ड के आकार के अनुसार प्रयोग किए जाने वाले संकेत कौन से होते हैं, प्रारंभिक संपूरक नहीं, होते हैं प्रारंभिक संकेत। वेल्ड के आकार के अनुसार प्रयोग किए जाने वाले संकेत प्रारंभिक संकेत कहलाते हैं। प्रारंभिक संकेत की सहायता से किसी भी वेल्डिंग जोड़ की ज्यामिति को संक्षिप्त रूप से बताया जा सकता है। यानी कि वेल्डिंग करने से पहले जो प्रारंभिक संकेत लगा दिए जाते हैं, उससे हम किसी भी वेल्डर को बड़े आसानी से समझा सकते हैं कि वेल्डिंग कहाँ से किस प्रकार की जानी है। मूल वेल्ड संकेत के किस ओर फ्लैट वेल्ड का आकार प्रदर्शित होता है। तो किधर, बाईं ओर। किधर, बाईं ओर। कह रहा मूल वेल्ड संकेत के किस ओर फ्लैट वेल्ड का आकार प्रदर्शित होता है, तो बाईं ओर। मूल वेल्ड संकेत के बाईं ओर फ्लैट वेल्ड का आकार प्रदर्शित होता है। वेल्ड संकेत की सहायता से वेल्डर को जोड़ का आकार, स्थान तथा रूप के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।
कह रहा निम्न में से कौन सा चित्र वेल्डिंग के पूरक संकेत को प्रदर्शित करता है। पूरक संकेत यानी पूरक संकेत। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पूरक संकेत कौन सा होता है? ये वाला गाइस, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। कह रहा पूरक संकेतों का प्रयोग प्रारंभिक संकेतों के साथ किया जाता है। ये वेल्ड की बाह्य सतह के आकार तथा प्रारंभिक संकेतों को अपेक्षित वेल्ड सतह के प्रकार को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नीचे दिए गए संकेत वी इनमें से किसके संकेतों को प्रदर्शित करता है? तो ये कौन सा है? सिंगल वी बट जोड़। कौन सा है? सिंगल वी बट जोड़। पूरक संकेत में समझ लेना गाइस, पूरक संकेत क्या होता है? ऐसे वी बना होता है लेकिन ऊपर से ऐसे होता है, ये ऊपर से खुला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल वी बट जोड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कह रहा है वेल्ड बीड का आकार वेल्ड संकेत में दिया जाता है। वेल्ड बीड का जो आकार है वेल्ड संकेत में दिया जाता है, कैसा? संपूरक। आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। कह रहा है वेल्ड बीड का आकार संपूरक वेल्ड संकेत में दिया जाता है। संपूरक वेल्ड संकेत में वेल्ड की बाह्य सतह के आकार तथा प्रारंभिक संकेतों पर अपेक्षित वेल्ड सतह के प्रकार को दर्शाता है। वेल्ड बीड, जो वेल्ड की बीड का आकार है वेल्ड संकेत में दिया जाता है, किसमें? संपूरक में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बता दे रहा हूँ, पार्ट बी का जो पेपर है, जब एग्ज़ाम वैकेंसी जितनी लेट हो रही है ना, एग्ज़ाम उतनी ही जल्दी होगा, उतना ही फास्ट प्रोसेस चलने वाला है। और गाइस बता दे रहा हूँ, टाइम नहीं मिलेगा लास्ट में। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन यहीं फेल होते हैं, ट्रेड के एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क खाते हैं। और ट्रेड की तैयारी अभी बहुत कम स्टार्ट कर रहे हैं सब, इसीलिए गाइस कह रहा हूँ ट्रेड को अभी से लेके चलो, अभी से लेके चलो, अभी से लेके चलो। नॉन मैट तो सब करवा रहे हैं, नॉन टैक, और नॉन टैक में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लियर हो जाते हैं। बच्चे फंसते कहाँ हैं? टेक्निकल में। समझने की आप कोशिश नहीं कर रहे। वीडियो को मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो भाई, और पीडीएफ दे रखा टेलीग्राम में, वहाँ से इसको रिवाइज करो। बाकी आपकी मर्जी है। सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फेल होते हैं। 2018 का रिकॉर्ड देख लो, जिन बच्चों ने पेपर दिया हो ट्रेड में रह गए थे, ट्रेड में रह गए थे। इसलिए कह रहा हूँ गाइस, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरआरबी, एएलपी, भेल, सेल और जी इसरो के, डीआरडीओ के, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन तो कहीं और से आएगा नहीं। तो भाई बुक से चैप्टर पढ़ो और यहाँ से ये करो। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं वो भी लेकर आऊँगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे फायर के, आग के, ऐसे टॉपिक टॉपिक बना के लेकर आऊँगा। अब ये इस बुक को पहले ख़त्म कर दूँ, ये बुक पूरी ख़त्म करने के बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक लेके आऊँगा। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ये पता लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसीलिए गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बार बार इसको रिवाइज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग संकेत के कुल कितने तत्व होते हैं? तो वेल्डिंग संकेत के कुल कितने तत्व होते हैं? 7 होते हैं। क्या कौन कौन से? संकेतिक रेखा, तीर का निशान, आरंभिक वेल्ड संकेत, आरंभिक वेल्ड संकेत, अभी बताता हूँ, विमाएं तथा अन्य सामग्री, संपूरक संकेत, फिनिशिंग संकेत, पिछला भाग। ये 7 संकेत होते हैं। कितने संकेत होते हैं वेल्डिंग के? 7। वेल्डिंग संकेतों में कहाँ चार और वेल्ड संकेत बनाना चाहिए? तो कहाँ बनाना चाहिए? लगातार संदर्भ रेखा पर, टूटी संदर्भ रेखा पर, पुच्छल अंत पर, या सीध पर। तो कहाँ पर बनाना चाहिए? सीध पर, जो आसानी से देखे जा सके। कहाँ पर बनाना चाहिए? सीध पर। तो वेल्ड संकेत सीध पर चारों वेल्ड संकेत बनाया जाता है, जैसे सतत संदर्भ संदर्भ रेखा, टैल भाग, जंक्शन, टूटी संदर्भ रेखा। तो इससे क्या सीधी रेखा पे सीध सीध में आसानी से दिखते हैं, जो भी हमने पॉइंट दर्शा रखे हैं, सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाता है। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है एक जोड़ पर पर्स एम एकांतरिक फ्लैट वेल्ड करना है। कह रहा है एक जोड़ में पश्र एम पर एकांतरिक फ्लैट वेल्ड करना है। इस आंतरिक फ्लैट में एम पार्श्व वेल्डिंग के लिए आप किस वेल्डिंग संकेत को दर्शाएंगे? तो किस वेल्डिंग संकेत को दर्शाएंगे? साइड एम और साइड एन।
और 50 से 100, साइड एम और साइड एन, साइड एम रहेगी साइड एन रहेगी, और कितना रहेगा 50 से 100। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है जोड़ को एकांतरित फ्लेट में एम पार्श्व वेल्डिंग के लिए उपरोक्त विकल्प में से डी विकल्प संकेत को दर्शाता है। कौन सा? डी। 50 का जो 50 और से 100 से जो नीचे रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा लाइन में, ना कि ऊपर की तरफ। ट्राइंगल का चिन्ह बनेगा नीचे, और 50 से 100, एक चीज़ ध्यान रखना, सारे देखने में सेम है, एम साइड सेम है, एन साइड सेम है, लेकिन क्या है इसमें 50 से 100 नहीं दे रखा, इसमें 50 से 100 दे रखा, लेकिन ऊपर की तरफ ट्राइंगल का चिन्ह, और 50 से 100 नीचे की तरफ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संकेतिक रेखा हमेशा खींची जाती है, कैसी खींची जाती है? क्षैतिज। कैसी खींची जाती है? क्षैतिज खींची जाती है, क्षैतिज। संकेतिक रेखा कैसी कैसी खींची जाती है? क्षैतिज खींची जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कह रहा निम्न में से कौन सा संकेतिक वेल्ड के बीच के स्थान में 150 mm से 200 mm की अक्रमागत वेल्ड लंबाई की सूची करता है, जबकि तीर की दूरी को तीर के दूसरी ओर जोड़ के एक वेल्ड के साथ प्रारंभ और समाप्त होते हैं। कह रहा निम्न में से कौन से संकेत है जो वेल्ड के बीच स्थान में 150 mm से 200 mm के क्रमागत वेल्ड लंबाई को सूचित करता है, वेल्ड की लंबाई को सूचित करता है, जबकि तीर की दूसरी ओर के जोड़ वेल्ड के साथ प्रारंभ और समाप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बी, ये वाली लाइन रहेगी, ट्राइंगल रहेगा 150 से 200 mm। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। उपरोक्त विकल्पों में से बी वेल्ड के बीच के स्थान को 150 से 200 mm क्रमागत वेल्ड लंबाई को सूचित करता है, जबकि तीर की दूसरी ओर जोड़ के वेल्ड के साथ प्रारंभ में समाप्त होते हैं। एक वेल्डिंग संकेत के इस्तेमाल वृत्त के आधार पर किया वृत्त का अर्थ है कि वेल्डिंग कैसी है? जोड़ के चारों ओर होनी चाहिए। एक वेल्डिंग संकेत में इस्तेमाल वृत्त का अर्थ है कि वेल्डिंग जोड़ों के चारों ओर होना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। वेल्ड किए हुए जॉब में अवशिष्ट प्रतिबल होगा तो वह क्या है? जब भार पड़ेगा तो क्रैक हो जाएगी। वेल्ड किए हुए जॉब पर अवशिष्ट प्रतिबल होगा तो वह जब भार पड़ेगा तो जोड़ क्रैक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा। वेल्ड किए हुए जॉब में अवशिष्ट प्रतिबल होगा तो वह वेल्ड जोड़ पर भार पड़ने पर जोड़ क्रैक हो जाएगा। वेल्डिंग में ऊष्मा निवेश प्रक्रिया कार्यखंड के यांत्रिक गुणों को प्रभावित करती है। जब वेल्ड जोड़ अत्यधिक गर्म हो जाता है तो उसमें उस तो इसमें इससे ऊष्मा शीघ्रता से मुक्त होती है और फलस्वरूप कार्यखंड के आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। कह रहा है जब वेल्डर क्षैतिज पाइप के बॉटम की ओर गैस द्वारा वेल्डिंग करता है तो पिघली हुई धातु को सही स्थान पर पकड़ता है। तो उस स्थान को क्या नाम बोलते हैं? सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा जब वेल्डर क्षैतिज पाइप को बॉटम पैंदी की ओर गैस द्वारा वेल्डिंग करता है तो पिघली हुई धातु को वेल्ड टॉर्च की फ्लेम तथा धातु की सतह तनाव सरफेस टेंशन से सही स्थान पर नियंत्रित किया जाता है। यह विधि अधिक कठिन है तक खतरे से भारी है, क्योंकि इसमें पिघली हुई धातु को नीचे टपकने का खतरा बना रहता है। कहाँ बना रहता है? क्योंकि जब धातु को ऐसे वेल्डिंग करेगा ऊपर की तरफ, यहाँ से वेल्ड करेगा जब, तो क्या है, मेटल पिघल के नीचे गिरने का डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लैट वेल्ड प्रतीक में बाएं हिस्से पर निम्नलिखित नंबर दर्शाए जाते हैं। तो निम्नलिखित नंबर दर्शाए जाते हैं, क्या दर्शाए जाते हैं? कह रहा निम्नलिखित नंबर दर्शाए जाते हैं। कहता फ्लैट वेल्ड की लेग लेंथ क्या दर्शाया जाता है? फ्लैट जो वेल्ड की रहती है उसकी क्या लेग लंबाई दर्शाई जाती है, उस पर लिख के क्या लेग लेंथ दर्शाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पाइप वेल्डिंग स्थिति की 45 डिग्री की ओर झुकी वेल्डिंग स्थिति को प्रदर्शित करती है? कह रहा निम्न में से कौन सी पाइप वेल्डिंग स्थिति 45 डिग्री की ओर झुकी वेल्डिंग स्थिति को प्रदर्शित करती है? कौन सी है? G6 जी।
कह रहा है 6G पाइप वेल्डिंग स्थिति 45 डिग्री की और झुकी वेल्डिंग स्थिति को प्रदर्शित करती है। 6G स्थिति आर्क वेल्डन से की जाती है। किससे? आर्क वेल्डन से। किस वेल्डिंग पोजीशन में फिलर धातु जमा होने की इससे की ज़्यादा की दर ज़्यादा होती है? तो किसमें? फ्लैट पोजीशन में। किसमें? किस वेल्डिंग में पोजीशन में फिलर धातु जमा होने की दर ज़्यादा होती है? किसमें? फ्लैट पोजीशन में। किसमें? फ्लैट पोजीशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आरआरबी है इलाहाबाद ALP 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। कह रहा है इलेक्ट्रोड AWS कोड को ई से शुरू होता है और इसके आगे 4 अक्षर होते हैं। इसके तीसरे अक्षर का को दर्शाया जाता है। तीसरे अक्षर को कैसे दर्शाया जाता है? वेल्डिंग की स्थिति। किसको? वेल्डिंग की स्थिति। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लगा लेना। इलेक्ट्रोड का ये आ सकता है क्वेश्चन, रिपीट हो सकता है ये। इलेक्ट्रो को AWS कोड ई से शुरू होकर और इसके आगे 4 अक्षर होते हैं। इसका तीसरा अक्षर क्या दर्शाता है? वेल्डिंग की स्थिति। क्या दर्शाता है? वेल्डिंग की स्थिति। इलेक्ट्रोड का AWS कोड ई से शुरू होता है और इसमें आगे 4 अक्षर होते हैं। इसका तीसरा अक्षर इलेक्ट्रोड के प्रयोग हेतु उपयुक्त वेल्डिंग स्थिति को प्रदर्शित करता है, जबकि चौथा अंक धारा स्थिति को व्यक्त करता है। संकेत वेल्डिंग में डैश का संकेत है। कैसा संकेत है? स्क्वायर बट जॉइंट का। वेल्डिंग में किसका? स्क्वायर बट जॉइंट का संकेत है। किसका? स्क्वायर बट जॉइंट का। आरआरबी मुंबई भोपाल 2003 में क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी। कह रहा है सपोर्ट वेल्डिंग में को दर्शाने के लिए वेल्डिंग चिन्ह बताइए। कौन सा है वेल्डिंग चिन्ह? ऑप्शन नंबर डी ये है भाई सपोर्ट वेल्डिंग का। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी गोरखपुर ALP 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन भी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मत करो गाइस लाइक, मत करो शेयर। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कम से कम आज 80-90 क्वेश्चन आ जाएंगे। कल 70-80 कल कराए। ये 4000 क्वेश्चन, लगभग 4000 क्वेश्चन। 18-19 क्लास हो गई हैं और लगभग लमसम 900 के आसपास क्वेश्चन हो भी गए हैं। 3000 क्वेश्चन और हैं। 18 यानी कि 60-70 क्लास बैठेंगे लगभग गाइस पूरी बुक खत्म करने में। 60 से 70 क्लास में पूरी बुक खत्म हो जाएगी। जो बच्चा आज कर लेगा ये उन बच्चों से आगे निकल जाएगा। जो आज कर लेंगे वो उस टाइम पे ट्रेड की तैयारी स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। जो बच्चा अब कर लेगा तो उनसे तो भैया आगे ही निकल जाएगा। वो उस टाइम पे स्टार्टिंग करेंगे, तुम उस टाइम पे रिवीजन कर लेना दोबारा। तुम्हारे क्वेश्चन मजबूत हो जाएंगे। ये 4000 क्वेश्चन में से मैं कह रहा हूँ, 4000 क्वेश्चन में से अगर 20-25 क्वेश्चन भी फंस गए ना तो क्वेश्चन यहीं से आने हैं। क्वेश्चन यहीं से आने गाइज, और कहीं से नहीं आने। बुक से आने हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तुम वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और तुम जो है रिवीजन करोगे। भाई एक बार अब कर लो, एक बार और रिवीजन कर लेना फटाफट 2x की स्पीड पे लगा के। एक बार और जब वो स्टार्ट करेंगे फिर तुम रिवीजन करना। 3 बार तुम्हारे रिवीजन हो जाएंगे। 25-30 क्वेश्चन यहाँ से बड़े आसानी से निकल जाएंगे। बड़े क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। तो ट्रेड में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी अपना बुक से प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज पढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर यहाँ से करते रहो। जो कोशिश होगी मैं प्रीवियस चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक वाइज वो भी लेके आऊँगा। इसीलिए कह रहा हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लो, तुम उनसे आगे निकल जाओगे। बाकी अभी मजाक में ले रहे हो, पेपर आ जाएगा। पेपर एग्जाम हॉल से निकलते ही फिर बस यही होता है, उस टाइम पढ़ लिए होते तो काश। एक ही वर्ड होता है, उस टाइम पढ़ लिए होते तो काश। अगर पहले ये क्वेश्चन कर लिए होते रिवीजन तो फिर ये हमारा रिवीजन हो जाता अच्छा। बाकी गाइज आपकी मर्जी है, मैं तो आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। फ्लैट वेल्ड को दर्शाने में प्रयोग किए जाने वाला वेल्ड प्रतीक दिखाएं। कह रहा फ्लैट वेल्ड को दर्शाने में प्रयोग किए जाने वाला फ्लैट प्रतीक दिखाएं। तो कौन सा है? ट्राइंगल का है फ्लैट वेल्ड का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ये वाला गाइज। कह रहा वेल्डिंग स्थिति को बताएं जिसमें इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग प्रयोग की जाती है। वेल्डिंग स्थिति को बताएं जिसमें इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग प्रयोग की जाती है। कौन सी? खड़ी। ऑप्शन नंबर सी है। इलेक्ट्रोड स्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वचालित प्रक्रिया। इसमें जोड़ने वाली धातु प्लेटों की ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, क्योंकि इसमें वेल्ड जोड़ की अक्ष ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है। ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है। कह रहा
चौकोर बट चौकोर बट जोड़ को दिखाने के प्रयोग में आने वाला वेल्डिंग प्रतीक को दिखाएं। कह रहा चौकोर बट जोड़ को दिखाने वाले प्रयोग में आने वाला वेल्डिंग जोड़ कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है गाइस? ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। कह रहा है सीम वेल्डिंग को दर्शाने के लिए वेल्डिंग प्रतीक को दिखाया गया। सीम वेल्डिंग कौन सी होती है गाइस? ये वाला, ये ऑप्शन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब पूछा भी है। आरआरबी गोरखपुर ALP 2002 में आया वो क्वेश्चन है। कह रहा संचित प्रतीक है। कह रहा सचित्र सचित्र प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वेबल बट वेल्ड तीर की तरफ, डबल बट वेल्ड तीर की तरफ, या चौकोर बट वेल्ड की तरफ तीर की तरफ। तो इसका ऑप्शन क्या है? आरआरबी ALP CBT पार्ट 2 का क्वेश्चन है गाइस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग प्रतीक रेज एंड बट वेल्ड की को तीर से निरूपित किया है। मतलब रेंज एंड बट वेल्ड को तीर से निरूपित किया गया है, जिसमें दो कार्यखंड को क्षैतिज अवस्था में रखकर वेल्ड बीड बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। यदि GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ऑपरेटर की चमड़ी वेल्डिंग करते समय नहीं ढकी होगी तो क्या होगा? तो क्या होगा? चमड़ी का कैंसर हो जाएगा उसको। भाई अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं वेल्डिंग से, अगर उसने रखा नहीं, ढक बॉडी को ढक के नहीं रखा तो चमड़ी का कैंसर हो जाएगा। आरआरबी सिकंदराबाद ALP 2008 में आया वो क्वेश्चन है गाइस। कैंसर हो जाएगा, पढ़ लेना इसको एक बार। कह रहा किस स्थिति में वेल्डिंग सबसे आसान होती है? किस स्थिति में वेल्डिंग सबसे आसान होती है? तो हस्त नीचे, यानी कि फ्लैट स्थिति बोलते हैं इसको, हिंदी में दे रखा बिल्कुल शुद्ध, हस्त नीचे। तो हस्त नीचे वेल्डिंग स्थिति सबसे आसान होती है। इस क्रिया के दोनों तरफ की मेटल को सरलता से वेल्ड कर सकते हैं। इस क्रिया में मेटल 8 mm से 16 mm तक की मोटी चादर को वेल्ड किया जाता है। किस वेल्डिंग स्थिति में फिलर धातु को जमाव अधिक होता है? समतल स्थिति में। किसमें? समतल स्थिति, फ्लैट बोलते हैं उसको। आरआरबी अहमदाबाद ALP 2014। कह रहा वेल्डिंग सिंबल द्वारा किसका पता चलता है? तो किसका? जोड़ के प्रकार का, वेल्डिंग की विधि और वेल्डिंग फिनिशिंग। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा वेल्डिंग सतह का पता किस प्रकार के चिन्हों से लगता है? तो किस प्रकार के चिन्हों से लगता है? संपूरक चिन्ह। कौन से? संपूरक चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग चिन्हों के संकेतिक रेखा प्रयोग क्यों की जाती है? संकेत रेखा प्रयोग क्यों की जाती है? वेल्डिंग की महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए, चिन्हों की जानकारी के लिए और ब्लूप्रिंट बनाने के लिए। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इन सभी जानकारी के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी गोरखपुर ALP 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअल मेटलिक आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन में सामान्यतः कौन सी स्थिति उपयोग में लेते हैं? कह रहा है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में ऑपरेशन में सामान्यतः कौन सी स्थिति प्रयोग में लेते हैं? कौन सी स्थिति प्रयोग में लेते हैं? फ्लैट स्थिति। आरआरबी इलाहाबाद। कह रहा है फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए हाथ द्वारा की जाने वाली वेल्डिंग में मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में सामान्यतः फ्लैट स्थिति उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि वेल्डिंग की यह स्थिति बहुत आसान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा उष्मा के प्रभाव से धातुओं में परिवर्तित होता है। क्या होता है? तापमान भी परिवर्तित होता है, आयतन भी और अवस्था भी। उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा तिरछे व लंबवत उत्पन्न होने वाले वेल्टेज श्रीकेंज तनाव को कम किया जाता है। कह रहा तिरछे व लंबवत उत्पन्न होने वाले वेल्टेज श्रीकेंज तनाव को कम किया जाता है। किसे? बैक स्टेप तकनीकी द्वारा। किसके द्वारा? बैक स्टेप तकनीक द्वारा। तिरछे व लंबवत उत्पन्न होने वाले वेल्डेड सीकेंज तनाव का बैक स्टेप तकनीक के द्वारा कम किया जाता है। वेल्डिंग के दौरान जब वेल्डिंग बाएं से दाएं की तरफ की जाती है तो उसे बैक स्टेप वेल्डिंग कहा जाता है। हीट इनपुट को नियंत्रण किया जाता है शॉर्ट वेल्ड बीट द्वारा, बैक स्टेप तकनीक द्वारा। भाई फ्लैट वेल्ड को प्रत्येक बाएं से बाएं बाएं हिस्से पर लिखकर नंबर फ्लैट वेल्ड के लैग लेंथ को प्रदर्शित करता है। किसके? फ्लैट वेल्ड की लैग लेंथ को प्रदर्शित करता है। गाइस एक मिनट रुको, क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो गए।
यहाँ से तिरछे व लंबवत उत्पन्न होने वाली श्रीकेंद्र तनाव को कम किया जाता है। कम किया जाता है किसके द्वारा? बैक स्टेप तकनीकी द्वारा। क्या तिरछे व लंबवत उत्पन्न होने वाले वेल्ड सिंक के तनाव को बैक स्टेप तकनीकी द्वारा कम किया जा सकता है। वेल्डिंग के दौरान जब वेल्डिंग बाएं से दाएं की तरफ की जाती है तो उसे बैक स्टेप वेल्डिंग कहते हैं। कहता है हीट इनपुट नियंत्रण किया जाता है। हीट इनपुट को शॉर्ट वेल्डिंग बीट द्वारा, बैक स्टेप तकनीकी द्वारा। हीट इनपुट को शॉर्ट वेल्ड बीट के द्वारा और बैक स्टेप तकनीक के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बैक स्टेप तकनीकी के द्वारा डिस्टर्शन को कम किया जाता है, जबकि हीट इनपुट की मात्रा को बढ़ाने में वेल्ड जोड़ का आकार साइज में वृद्धि होती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। बची हुई स्ट्रेसों का कारण होता है। बची हुई स्ट्रेसों का कारण होता है जॉइंट में क्रैकिंग जॉब जॉइंट में क्रैकिंग जब वह सर्विस कंडीशन के अंतर्गत होता है। जॉइंट में क्रैकिंग जब वह सर्विस कंडीशन के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2008 में। बची हुई स्ट्रेसों के निम्न कारण होते हैं। जॉइंट में क्रैकिंग जब वह सर्विस कंडीशन के अंतर्गत होता है। वेल्डिंग के समय जॉब को क्लैंप करना चाहिए जिससे कि विरूपण ना हो, मगर ऐसा करने से जोड़ अंदर की ओर से घुमावदार बन जाता है और वेल्डिंग करते समय खिंचाव और बढ़ जाते हैं। निम्न चित्र को प्रदर्शित करता है। क्या है? वेल्डिंग है और टैगिंग लगा रखी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक बार इसको गाइस पढ़ लेना। निम्न चित्र को ये क्या प्रदर्शित करता है? ऊपर से नीचे की ओर है। ऊपर की नीचे से कौन है? डाउनहिल पोजीशन है। कौन सी है गाइस? डाउनहिल पोजीशन है। निम्न चित्र प्रदर्शित करता है। कौन सी है ये? अपहिल पोजीशन है। आरआरबी अहमदाबाद मैं क्वेश्चन है गाइस, ये चित्र वाले क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेल्डिंग अपहिल वेल्डिंग पोजीशन। अपहिल वेल्डिंग में भारी पाइपों को वेल्ड किया जाता है। इसके अलावा अलॉय स्टील के उच्च दबाव वाले पाइपों को वेल्ड किया जाता है। इस वेल्डिंग विधि में वेल्डिंग नीचे से ऊपर की ओर की जाती है। नीचे से ऊपर की ओर की जाती है। कह रहा है स्थिर स्थिति वेल्डिंग में किनारों को मिलाने में कितने डिग्री का कोण बनता है? किनारों को मिलाने कितने 75 डिग्री का कोण बनता है। स्थिर वेल्डिंग स्थिर स्थिति वेल्डिंग में विभिन्न दिशाओं को वेल्डिंग की जाती है, जैसे डाउन हेड, ओवरहेड और वर्टिकल स्थिति। इस स्थिति में वेल्डिंग के किनारों को मिलाने के लिए 45 डिग्री का कोण बनता है। क्या होगा यदि माध्यम कार्बन लोहे के वेल्डेज जोड़ को आर्क वेल्डिंग के बाद शीघ्र ही वायु में ठंडा होने के लिए छोड़ दे? तो क्या होगा? जोड़ में दरार हो जाएगी। जैसे तुरंत वेल्डिंग की और तुरंत उसे पानी में ठंडा होने तो वेल्डिंग में क्या हो जाता है? दरार हो जाती है। माध्यम कार्बन स्टील के लिए ऊष्मा का उपचार की जरूरत होती है, क्योंकि कार्बन इसमें उच्च होता है। अतः माध्यम कार्बन लोहे के वेल्डेड जोड़ को आर्क वेल्डिंग के बाद शीघ्र ही वायु में ठंडा करने में पर यह भुरभुरा और ठोस हो जाता है, जिससे जोड़ में दरार पड़ जाती है। इस कठिनाई को हल करने के लिए प्रीहीटिंग तथा पश्चात तापमान की आवश्यकता होती है। प्रीहीटिंग का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, जबकि पश्चात तापमान 100 से 300 डिग्री के बीच होता है। लोहे की टेम्परिंग लोहे की गर्म करने से उस पर बने ऑक्साइड फिल्म द्वारा निर्धारित की जाती है। लोहे का निम्न में से कितना तापक्रम परास है जब उसका रंग हल्के पीले रंग से नीले रंग में बदलता है? कितना? 230 डिग्री से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जो हल्के नीले रंग में बदलता है 230 से लेकर 400 तक रहता है। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2002 में पूछा हुआ है। लोहे की टेम्परिंग लोहे को गर्म करने से उस पर बने ऑक्साइड फ्लेम द्वारा निर्धारित किया जाता है। लोहे को 230 डिग्री से लेकर 400 डिग्री तापक्रम पर लोहे का रंग हल्के पीले रंग से नीले रंग में बदल जाता है। कह रहा है फ्लैट स्थिति में 12 mm से मोटी इस्पात की मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के वेल्डिंग की किस स्थिति विधि का प्रयोग करते हैं? किसमें? दक्षिणावर्त यानी कि राइट वर्ड वेल्डिंग। कौन सी है? राइट वर्ड। और वामवर्ता होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये होती है क्लॉकवाइज और वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्लैट स्थिति में 12 mm की मोटी प्लेट और इस्पात वेल्ड को वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग की दक्षिणावर्त वेल्डिंग स्थिति, दक्षिणावर्त यानी राइट वर्ड यानी कि क्लॉकवाइज वेल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। जब वेल्ड पोजीशन में जब बाईं से दाईं
बाईं से दाईं ओर वेल्डिंग की जाती है तो इसे बैक हेड वेल्डिंग कहा जाता है। तो बैक हेड वेल्डिंग को ही बैक हैंड वेल्डिंग को ही बैकवर्ड वेल्डिंग या राइट वर्ड वेल्डिंग कहा जाता है। कह रहा है ई नेट वेल्ड प्रकार के एरोसाइड का वेल्डिंग प्रतीक है। कह रहा है ई नेट वेल्ड प्रकार के एरोसाइड को वेल्डिंग, यानी कि इधर को एरो बन रहा है गाइस, देखो ये वाला, तो ये वाला चिन्ह क्या है, ई नेट वेल्ड प्रकार के एरोसाइड को वेल्डिंग प्रतीक कहते हैं। ध्यान कर लें, ये ट्राइंगल बना होता है इधर, और ये कौन सा, इसको बोलते हैं ई नेट वेल्ड प्रकार के एरोसाइड का वेल्डिंग प्रतीक कौन सा। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। कह रहा है यू वेल्ड आकार के फोर साइड को वेल्डिंग का प्रतीक कहते हैं। कौन सा यू आकार का साइड, ये वाला साइड यू आकार का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए चित्र में ए इंगित करता है, तो ए किसको इंगित कर रहा है, ए इंगित कर रहा है बेसिक जोड़। कौन सा है गाइस, ये बेसिक जोड़ है, ये जो इंगित कर रहा है गाइस ये बेसिक जोड़ है, ये वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है, बेसिक जोड़। नीचे दर्शाए गए चित्र में वेल्डिंग की स्थिति क्या है। गाइस सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देख रहे हो, आरआरबी अहमदाबाद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। चित्र में दर्शाई गई स्थिति कौन सी है, कौन सी है, क्षैतिज स्थिति है। अभी जो दर्शाई गई थी ये वाली कौन सी है गाइस, क्षैतिज स्थिति, ये वाली कौन सी है गाइस, क्षैतिज स्थिति है। कौन सी है क्षैतिज स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये भी क्वेश्चन भी आरआर मुंबई भोपाल एएलपी 2003 में पूछा हुआ है। ये चित्र वाले क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। कह रहा नीचे के दिए गए चित्र में वेल्डिंग की स्थिति कौन सी है, ये कौन सी है, ऊर्ध्वाधर स्थिति है। कौन सी है, ऊर्ध्वाधर स्थिति। ये भी सिकंदराबाद है, भी सारे चित्र वाले क्वेश्चन सारे आए हुए हैं गाइस। जब वेल्डिंग स्पीड को स्लोप 45 डिग्री से अधिक और वेल्ड रोटेशन 0 से 180 तक होता है तो इस स्थिति को ऊर्ध्वाधर स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसे धातु शीघ्र ही अपनी स्थिति में जमती चली जाती है और उपरोक्त चित्र में वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति प्रदर्शित की गई है। नीचे दर्शाए गए चित्र को वेल्डिंग की स्थिति है कौन सी है भाई, फ्लैट स्थिति है। कौन सी है, फ्लैट स्थिति। आरआरबी गोरखपुर, चित्र वाले क्वेश्चन सारे आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन है, सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका है, फ्लैट स्थिति थी। कह रहा है नीचे दर्शाए गए चित्र में वेल्डिंग की स्थिति ये कौन सी, ये भी फ्लैट स्थिति है बिल्कुल। कौन सी है, फ्लैट स्थिति। फ्लैट स्थिति प्रदर्शित, फ्लैट स्थिति में सपोर्ट तथा अधोमुखी स्थिति भी कहते हैं। कौन सी, फ्लैट स्पॉट तथा क्या बोलते हैं, अधोमुखी स्थिति भी कहा जाता है। गाइस ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में ही फ्लैट ना देके ये दे देगा, अधोमुखी स्थिति भी कहते हैं। वेल्डिंग करने की सबसे कठिन स्थिति कौन सी है, तो सबसे कठिन है सिरोपरी, ओवरहेड। आरआरबी अहमदाबाद, ओवरहेड सबसे कठिन है, बिल्कुल कुशल कारीगर चाहिए और मुश्किल वेल्डिंग है। सिरोपरी, सिरोपरी वेल्डिंग में बीड को स्लोप 45 डिग्री से अधिक नहीं पहुंचता और तथा वेल्ड रोटेशन हमेशा 90 डिग्री से अधिक होता है। इस स्थिति में वेल्ड नीचे की ओर से भरनी पड़ती है, यह वेल्डिंग की सबसे कठिन स्थिति है। कह रहा है वेल्डिंग की किस स्थिति में फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना अधिक सुविधाजनक होता है, तो कौन से में, सिरोपरी स्थिति में अधिक सुविधाजनक होता है। वेल्डिंग की किस स्थिति में फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड का प्रयोग, फास्ट फ्रीज इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, ओवरहेड में, तो प्रयोग करना अधिक सुविधाजनक होता है किसमें, सिरोपरी स्थिति में। कह रहा है डैश प्रकार के सिंबल का संपूर्ण चिन्ह कहते हैं, तो कौन से बोलते हैं, सप्लीमेंट्री सिंबल। डैश प्रकार के सिंबल को संपूर्ण चिन्ह कहते हैं, को सप्लीमेंट्री सिंबल। संपूरक चिन्ह, सप्लीमेंट्री सिंबल का संपूर्ण चिन्ह कहते हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया में संपूर्ण चिन्ह साधारण चिन्ह होते हैं, इनके द्वारा वेल्ड की सतह का पता चलता है। सप्लीमेंट्री सिंबल डैश आकृति में होते हैं,
किसमें? 3 आकृति में। सप्लीमेंट्री सिंबल को पूरक संकेत भी कहते हैं। पूरक संकेतों का प्रयोग प्रारंभिक संकेतों के साथ किया जाता है। यह वेल्ड की बाह्य संकेत के आकार व प्रारंभिक संकेतों की पर अपेक्षित वेल्ड सतह के प्रकार को दर्शाते हैं। सप्लीमेंट्री सिंबल 3 आकृतियों में होते हैं। वेल्ड की सतह का आकार देख लो, सब स्पॉट, उत्तल और अवतल। कह रहा उत्तल और अवतल सतहों को दिखाने के लिए किसकी तरह रेखाएं सिंबल के रूप में दिखाई जाती हैं? किसके रूप में दिखाई जाती हैं? चाप। उत्तल व अवतल सतहों को दिखाने के लिए चाप की तरह रेखाएं सप्लीमेंट्री सिंबल के रूप में दिखाई जाती हैं। वक्र कंटूर रेखाएं सामान्य उत्तल व अवतल वेल्ड बीड को सूचित करती है। तो उत्तल और अवतल सतह को दिखाने के लिए चाप की तरह रेखाएं सप्लीमेंट्री सिंबल के रूप में दिखाई जाती हैं। वक्र कंटूर रेखा सामान्य उत्तल या अवतल बीड को सूचित करती हैं। जब पदार्थ की मोटाई 1.6 mm स्थित वेल्डिंग को हो तो जब पदार्थ की मोटाई 1.6 mm हो तो आदर्श वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? आदर्श वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर मिनट। कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर। जब पदार्थ की मोटाई 1.6 mm हो तो आदर्श वेल्डिंग के लिए 50 सेंटीमीटर मिनट वेल्डिंग स्पीड होना चाहिए। एएलपी पार्ट बी का क्वेश्चन है 52 का। कह रहा है टी फ्लैट जॉइंट के उदासीन कक्ष में समीप वेल्ड करने में निम्न के प्रभाव को कम करने की मदद मिलती है। कह रहा है टी फ्लैट जॉइंट में उदासीन अक्ष के समीप वेल्ड करने के लिए निम्न के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। जोड़ पर सिकुड़न बल। किस पर? जोड़ पर सिकुड़न बल में। कह रहा है टी फ्लैट जॉइंट के उदासीन अक्ष के समीप वेल्ड करने से जोड़ पर सिकुड़न बल के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में 4 mm की मृदु इलेक्ट्रोड के लिए धारापरास चाहिए कितना? 4 mm के लिए तो 300 से 400 एम्पीयर का करंट चाहिए। कितना? 300 से 400 mm। आर्क वेल्डिंग द्वारा 4 mm से मृद इलेक्ट्रोड के लिए धारापरास 300 से 400 एम्पीयर होना चाहिए। विद्युत आर्क वेल्डिंग में वंचित आर्क बनाने के लिए उचित मात्रा में धारा का वोल्टता का प्रयोग किया जाता है। आरआरबी इलाहाबाद 2008 में आया क्वेश्चन है। कह रहा सील्ड आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कितनी डिग्री पर झुका रहता है? कितना? 20 डिग्री पर। सील्ड आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड 20 डिग्री पर झुका रहता है। आर्क ब्लो को रोकने के लिए किस धारा का प्रयोग करते हैं? आर्क ब्लो को रोकने के लिए एसी धारा का प्रयोग करते हैं। किसको? एसी धारा का। कह रहा आर्क ब्लो रोकने के लिए एसी धारा का प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा सप्लाई करता है। एसी ट्रांसफार्मर में ध्रुवता लगातार बदलने से आर्क ब्लो दोष नहीं आता। कह रहा आर्क ब्लो में भू संयोजन के जोड़ों को अधिक दूरी पर रखा जाता है। कितने? अधिक दूरी पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आरआरबी अहमदाबाद एएलपी 2014 में रखा हुआ। आर्क ब्लो में भू संयोजन के जोड़ों को अधिक दूरी पर रखा जाता है जिसमें आर्क ब्लो को कम किया जा सकता है। लघु आर्क का गुण। लघु आर्क का गुण क्या है? पेनिट्रेशन अच्छा होता है, स्पेटर बहुत कम होते हैं और छिद्रता बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आरआरबी मुंबई भोपाल, ये भी 2 जगह पर। आर्क लघु आर्क का गुण। लघु आर्क के कौन कौन से गुण है? देखो, पेनिट्रेशन अच्छा होता है, स्पेटर बहुत कम होता है और छिद्रता बहुत कम होती है और जोड़ की सामर्थ्य अधिक होती है। अलॉय तथा तत्व आसानी से मिलाए जा सकते हैं। कह रहा है ऊर्ध्वाधर तल में वेल्ड बीड के मध्य से गुजरने वाले तल के बीच का कोण होता है। ऊर्ध्वाधर तल व वेल्ड के मध्य से गुजरने वाले तल के बीच के कोण को क्या होता है? घुमाव का कोण होता है। घुमाव कोण 180 पे होता है ना ऊर्ध्वाधर, तो क्या होता है? घुमाव का कोण होता है। आरआरबी इलाहाबाद पहले बताया, ये घुमाव 0 से 180 होता है इसका। ऊर्ध्वाधर तल वेल्ड बीड के मध्य से गुजरने वाला तल के बीच का कोण घुमाव कोण होता है। स्लोप के बीड के घुमाव कोण को के आधार पर वेल्डिंग के निम्न स्थितियां प्रयोग होती है। फ्लैट स्थिति, ढलाव स्थिति, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर स्थिति और ऊर्ध्वाधर स्थिति और ओवरहेड स्थिति। कह रहा है दृष्ट धारा वेल्डिंग में सरल ध्रुवता विधि से क्या परिणाम प्राप्त होता है? क्या दृष्ट धारा वेल्डिंग में सरल ध्रुवता विधि से क्या परिणाम प्राप्त होता है? कम जमा दर। कौन सा है? कम जमा दर। दृष्ट धारा में वेल्डिंग सरलता ध्रुवता
विधि से कम जमा दर परिणाम प्राप्त होते हैं। दृष्ट धारा आर्क वेल्डिंग में धनात्मक ध्रुव पर ऋणात्मक ध्रुव की अपेक्षा दुगना ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस कारण धनात्मक ध्रुव का इलेक्ट्रोड ऋणात्मक ध्रुव के इलेक्ट्रोड की अपेक्षा अधिक तेजी से गलता है। दृष्ट धारा वेल्डिंग में सरल ध्रुवता विधि से कम जमा दर परिणाम प्राप्त होता है। दृष्ट धारा आर्क वेल्डिंग में धनात्मक ध्रुव का ऋणात्मक ध्रुव की ओर अपेक्षा दुगना ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस कारण धनात्मक ध्रुव का इलेक्ट्रोड ऋणात्मक ध्रुव के इलेक्ट्रोड की अपेक्षा अधिक तेजी से गलता है। तो ऑप्शन नंबर बी, कम जमा दर परिणाम प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आर्क बिलो यदि आगे की ओर झुका होता तो भू संयोजन को वेल्ड किस तरफ लगाना चाहिए? आर्क बिलो अगर आगे की तरफ झुका है तो भू संयोजन का वेल्ड पीछे की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। आर्क बिलो यानी कि आर्क बिलो आगे की ओर झुका की ओर होता है तो भू संयोजन की जो वेल्ड की स्थिति है वो किस तरफ होनी? पीछे की तरफ होनी चाहिए। किस तरफ? पीछे की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आर्क बिलो में केवल दृष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। आर्क बिलो में केवल दृष्ट धारा का, इसमें स्थायी ध्रुवता होती है। आर्क बिलो में केवल दृष्ट धारा का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें स्थायी ध्रुवता होती है। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2002 में। आर्क बिलो में केवल दृष्ट धारा का प्रयोग करते हैं इसमें क्योंकि इसमें स्थायी ध्रुवता होती है। यह इलेक्ट्रोड में होकर बहने वाली धारा के द्वारा बने चुंबकीय क्षेत्र आर्क को और आधार धातु तीनों के कारण होने वाली बाधा है। वेल्ड बीड की क्षैतिज झुकाव को कहते हैं। वेल्ड बीड के जो क्षैतिज से झुकाव को कहते हैं, क्या बोलते हैं? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। वेल्ड बीड के क्षैतिज से झुकाव को स्लोप कहते हैं। वेल्डिंग बीड का स्लोप तथा उसके घुमाव कोण के आधार पर वेल्डिंग की विभिन्न स्थितियों को परिभाषित किया गया है। कह रहा है पतले जॉब की वेल्डिंग करने के लिए किस पोलरिटी का प्रयोग करते हैं? कह रहा है पतले जॉब की वेल्डिंग करने के लिए किस पोलरिटी का प्रयोग करते हैं? किसका? विपरीत पोलरिटी। किसका? विपरीत। पतले जॉब की वेल्डिंग करने के लिए किस पोलरिटी का प्रयोग करते हैं? तो विपरीत पोलरिटी। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2002 में पूछा क्वेश्चन है। पतले जॉब की वेल्डिंग करने के लिए विपरीत पोलरिटी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड का धनात्मक कार्यखंड और ऋणात्मक रखा जाता है। इसी इलेक्ट्रोड जिससे इलेक्ट्रोड ज़्यादा पिघलता है, इसलिए यह पतले जॉब की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। मोटे जॉब की वेल्डिंग के लिए पोलरिटी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? विपरीत पोलरिटी। मोटे जॉब की वेल्डिंग के लिए किस पोलरिटी का प्रयोग किया जाता है? विपरीत पोलरिटी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आरआरबी सिकंदराबाद एआरपी 2008 का क्वेश्चन है। मोटे जॉब की वेल्डिंग के लिए सरल पोलरिटी। गाइस एक मिनट, एक क्वेश्चन ना थोड़ा मिस्टेक कर रहा है। ये पीछे वाले भी कभी विपरीत पोलरिटी था। पतले जॉब की वेल्डिंग के लिए किस पोलरिटी का प्रयोग किया जाता है? तो पतले जॉब के लिए क्या आता है? विपरीत पोलरिटी का। आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पतले जॉब के लिए किसका जाता? विपरीत का। एक और हाँ, पतले के लिए विपरीत का। मैं यही सोच रहा था। मोटे जॉब के लिए वेल्डिंग किसका है? ऑप्शन गलत दे रखा है इसमें। बी विपरीत नहीं होगा, इसका होगा सरल पोलरिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है गाइस। ए इसका आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मोटे जॉब की वेल्डिंग के लिए सरल पोलरिटी का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस प्रकार की ध्रुवता में इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक कार्यखंड को धनात्मक कार्यखंड रखा जाता है जिसमें कुल ताप 66% कार्यखंड और 34% इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न होती है। अतः भारी जॉब को वेल्डिंग करने के लिए ध्रुवता प्रयोग की जाती है। सही कर लेना कोई गाइस इसको। इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग की दिशा में झुका हुआ कोण परास होता है। कितना होता है? 40 से 60। इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग की दिशा में झुकाव कोण की परास होती है। कितने? 40 से 60। आरआरबी सिकंदराबाद एएलपी 2008 पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोड वेल्डिंग की दिशा में झुकाव कोण की कितने? 40 से 60 होती है। वेल्डिंग की फ्लैट स्थिति का दूसरा नाम क्या है? क्या है? अधोमुखी स्थिति। अभी पीछे क्वेश्चन आया था, नीचे डिटेल में दे रखा था, मैंने बताया था कि इसको याद कर लेना। फ्लैट स्थिति का दूसरा नाम बदल के दे सकता है, अधोमुखी स्थिति भी बोलते हैं, तो वही आ गया। फ्लैट स्थिति की दूसरा नाम क्या है? अधोमुखी स्थिति। इसलिए कहते हैं गाइस ध्यान से पढ़ें, इसकी नीचे वाली डिटेल भी ध्यान से पढ़ लें। वेल्डिंग क्योंकि एक चीज जानकारी से होने से दूसरी जानकारी भी मिल जाती है। कह रहा फ्लैट वेल्डिंग की फ्लैट स्थिति का दूसरा नाम अधोमुखी स्थिति है क्योंकि इसमें वेल्ड वेल्ड धातु ऊपर की ओर जमाई जाती है। इस स्थिति को वेल्डिंग करने की सबसे आसान स्थिति कहा जाता है। कह रहा डीसी सेट के द्वारा आर्क बिलो के प्रभाव को कैसे कम किया जाता है?
कह रहा है डीसी सेट में आर्क ब्लो को प्रभाव को कैसे कम किया जाता है? आर्क लंबाई का की शॉर्टनिंग से, बिल्कुल राइट बात। इलेक्ट्रोड की यात्रा दर को कम करके, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वर्कपीस के अंत में जमीन का नेतृत्व रखकर, जमीन का नेतृत्व रखकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तीनों चीज राइट है। और आरआरबी मुंबई भोपाल, इस वाले चैप्टर में आरआरबी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ज़्यादा चित्र वाले कम से कम 20 क्वेश्चन है। उनमें से गारंटी कर रहा हूँ 3 से 4, उन 20 क्वेश्चनों में से 2 या 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। डीसी सेट के द्वारा आर्क ब्लो के प्रभाव को निम्नलिखित विधि द्वारा कम कर, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी तो आए हुए हैं, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। डीसी सेट के द्वारा आर्क ब्लो को प्रभाव को निम्नलिखित विधि द्वारा कम कर सकते हैं। आर्क की लंबाई की शॉर्टनिंग से, इलेक्ट्रोड की यात्रा को दर को कम करके, या प्रत्येक वर्कपीस के अंत में जमीन का नेतृत्व करके। कह रहा उच्च क्वालिटी वेल्डिंग को स्थायी आर्क प्राप्त करने के लिए आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास से कितनी होनी चाहिए? इलेक्ट्रोड के व्यास से दुगनी होनी चाहिए। कितनी? दुगनी होनी चाहिए। उच्च क्वालिटी वेल्डिंग के लिए स्थायी आर्क प्राप्त करने के लिए आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास से दुगनी होती है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की टिप और कार्यखंड के बीच की दूरी को आर्क की लंबाई कहते हैं। आर्क की लंबाई किस पर निर्भर करती है भाई? आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के प्रकार पर, इलेक्ट्रोड की कोडिंग पर और इलेक्ट्रोड के व्यास पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है एल्युमिनियम धातु को पिघलने का बिंदु कौन सा? एल्युमिनियम धातु को पिघलने का बिंदु कौन सा? 640 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्युमिनियम धातु को पिघलने का बिंदु कौन सा है? 640 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम धातु को हल्का नीलेपन लिए हुए सफेद रंग की हल्की धातु है। एल्युमिनियम को पिघलने का गलनांक बिंदु 640 डिग्री सेल्सियस होता है और अपेक्षित धनत्व 2.7 होता है। यह नर्म, कुट्य और तन्य होती है। इसका प्रयोग सामान्य हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम पर नमी तथा वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एएलपी सीवीटी 2 पार्ट बी में आया हुआ क्वेश्चन है। किस तापमान पर कास्ट आयरन का बेस मेटल प्री हीटेड होता है? कितना? 300 डिग्री सेल्सियस पर। किस तापमान पर कास्ट आयरन का बेस मेटल प्री हीटेड होता है? 300 डिग्री सेल्सियस पर। कह रहा है ढलवा लोहा, यह कठोर तथा भंगुर होता है। इसमें कठोरीकृत किया जा सकता है, परंतु पायनीकृत पायनिक टेम्परेट नहीं किया जा सकता। कास्ट आयरन का बेस मेटल प्री हीटिंग तापमान 300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तथा अपेक्षित घनत्व 2.27 होता हुआ है। टूटे हुए कास्ट आयरन से हिस्से की वेल्डिंग करने के लिए निम्न में से कौन से इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया था? टूटा हुआ कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन टूट गया, तो उसके लिए कौन सी वेल्डिंग का उपयोग करेंगे? निकल कोटेड इलेक्ट्रोड का करेंगे। किसका? निकल कोटेड। और टूटे हुए कास्ट आयरन के हिस्से को वेल्डिंग करने के लिए किस करेंगे? निकल कोटेड इलेक्ट्रोड का। किसका? निकिल कोटेड इलेक्ट्रोड का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। टूटे हुए कास्ट आयरन के हिस्से की वेल्डिंग करने के लिए निकिल कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्टेनलेस स्टील धातु को पिघलने का बिंदु कौन सा है? कह रहा है स्टेनलेस स्टील की धातु को पिघलने का बिंदु कौन सा है? 1426। कौन सा है? 1426 डिग्री सेल्सियस। एएलपी सीवीटी 2 पार्ट बी का क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है स्टेनलेस स्टील का आयरन क्रोमियम निकिल अलोय 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 है। जब 11.5% से अधिक क्रोमियम को आयरन में मिलाया जाता है तो वायुमंडलीय प्रभाव से आयरन को के ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो आयरन को ऑक्साइड, कोरोजन कोरेजन तथा रस्टिंग से बचाती। इसके लिए इसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। स्टेनलेस स्टील धातु का गलनांक 1426 डिग्री सेल्सियस होता है। गाइस आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर शेयर करें। देखो आज 89 क्वेश्चन थे। 89, ये चैप्टर ख़त्म हो गया आज। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कल जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा। गाइस मैं इसीलिए अभी थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ कि हाँ, यहाँ से एक बार आप कर लो, फिर मैं और भी क्वेश्चन लेकर आना, दूसरी बुक लेके आने वाला हूँ। ये ख़त्म हो जाएगी फिर दूसरी लाएंगे, फिर उसको ख़त्म करेंगे। यानी कि हम 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन, 7 हज़ार क्वेश्चन हम प्रीवियस लगा देंगे। तो क्या शायद है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेगा? तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए मैं अभी से करा रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ। एक बार मैं करा रहा हूँ, फिर इसके बाद आप एक बार और रिवीजन करें। एक बार तो मैंने करा दिया,
एक बार और 2x की स्पीड पे लगा के आप इसको रिवीजन कर लें, तो ये क्वेश्चन आपके मजबूत हो जाएंगे। तो यार डाउट खत्म हो जाएगा इन क्वेश्चनों में से, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा गाइज। अब देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने 89 70 80 क्वेश्चन एक दिन में मैं करा दे रहा हूँ। भाई जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे आप आधी ही मेहनत कर लो। अब मेरे को तो देखो वो साथ में बोलना भी है। भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो। और भाई टेक्निकल वाले बच्चे जो और भी हैं तो उनके पास भी वीडियो को पहुँचाओ। एक बार मैं कर रहा हूँ, अभी आप 2x की स्पीड पे लगा के मेरे बाद फिर आप एक बार और करना। भाई कम से कम इस वीडियो को 2 बार आप जो है रिवीजन करो। एक बार नॉर्मल स्पीड पे, एक बार फास्ट स्पीड पे, ताकि ये मजबूत हो जाएंगे। ये बुक ख़त्म होएगी फिर दूसरी वाली बुक लेके आने वाले हैं। इसमें बेस्ट 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 क्वेश्चन है। इसके बाद बेस्ट बुक लेके आने वाले हैं टेक्नीशियन की। हो सकेगा बेस्ट बुक प्लेटफार्म की लेके आएंगे। इसके बाद प्लेटफार्म की बुक लेके आएंगे गाइज। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है गाइज, चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करो, इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है गाइज।